नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। इस वीडियो में हम क्लास 10th में जो सामाजिक विज्ञान चलता है उसमें आर्थिक विकास की समझ के नाम से एक पुस्तक चलती है यानी इकोनॉमिक्स। तो उसका जो पहला चैप्टर है विकास यानी डेवलपमेंट, उसके जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो हम करेंगे। छोटे वाले जो अति लघु होते हैं, लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं, दीर्घ उत्तरी प्रश्न होते हैं, जितनी भी एक्सरसाइज है बुक में पहले चैप्टर की वो देखने वाले हैं और अन्य प्रश्न भी देखेंगे जिससे प्रश्न बने हुए हैं पिछले साल में। तो मैंने इस पर बहुत टाइम लगाया है, बहुत मेहनत किया है। अगर आप इस पूरी वीडियो को देखते हैं, ये पूरी क्लास लेते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ में आएगा इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहला जो प्रश्न है एमसीक्यूज़ में वो है शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है। तो पहला ऑप्शन है 1000 जीवित बच्चों पर, 800 जीवित बच्चों पर, 700 जीवित बच्चों पर या 100 जीवित बच्चों पर। तो इसका जो सबसे पहला ऑप्शन है वही आंसर सही है। 1000 जीवित बच्चों पर शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है। दूसरा प्रश्न है किसी देश का आर्थिक विकास निर्धारित करने का आधार कौन सा होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर क्या है, और डी ऑप्शन जो है वो उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा आप पहले गेस करिए। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि किसी भी देश का जो आर्थिक विकास हो रहा है वो स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर भी बताता है, ये भी होना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय ये भी बताती है, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर जो होता है वो भी बताता है, ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार की। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होती है वो किसने तैयार की। ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन बी विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसी ने ये जो है मानव विकास रिपोर्ट इसको तैयार किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो आपको ये बताना है इसमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जो पर कैपिटा इनकम है ना, वो किसकी सर्वाधिक है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मेघालय। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा है वो हरियाणा की है, आपकी बुक में दिया गया है, ठीक है, आर्थिक विकास की समझ में दिया गया है। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है। एक बात और, जो प्रति व्यक्ति आय होती है उसको औसत आय भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न में पूछा जा सकता है। अगला है प्रश्न केरल की शिशु मृत्यु दर बहुत कम है, इसके लिए उपयुक्त कारण कौन सा होगा। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, पूछा गया है। ऑप्शन ए इसकी प्रति व्यक्ति आय उच्चतम है, इस वजह से जो शिशु मृत्यु दर है बहुत कम है। ऑप्शन बी केरल सरकार बहुत योग्य है अच्छा ऑप्शन है। ऑप्शन सी इसकी प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त है। मृत्यु दर से प्राकृतिक संसाधन का जनरली डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। केरल सरकार बहुत योग्य है, ये पॉइंट इसमें सही नहीं बैठता है। ऑप्शन डी वहाँ बुनियादी स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान है, यही इस प्रश्न का जो ऑप्शन है यही सही है, ठीक है, क्योंकि जब हम स्वास्थ्य हमारा अच्छा होता है, शिक्षित होते हैं, तो हम गंदगी नहीं करते, अपने स्वास्थ्य का देखभाल करते हैं, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली जितनी चीज़ें होती हैं हम खाना अच्छे से खाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है शिशु मृत्यु दर भी कम हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा सतत विकास का उद्देश्य है। ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना यानी पर कैपिटा इनकम जो होती है आपकी औसत आय उसको बढ़ाना, प्रदूषण में कमी करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इनमें से जो सबसे सही आंसर कौन सा है, उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों ही ज़रूरी होते हैं सतत विकास के लिए, ठीक है, और इसके उद्देश्य भी होते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य है। यानी एक जो रूरल एरिया है, एक होता है अर्बन एरिया शहर वाला और एक रूरल एरिया होता है ग्रामीण क्षेत्र, उसके विकास के लिए इसमें से उसका मतलब लक्ष्य क्या होगा। सबसे पहला नियमित कार्य उसको मिले, मतलब वहाँ के रहने वाले लोगों को नियमित कार्य मिले। ऑप्शन बी उपज की कीमत अच्छी खासी मिले। ऑप्शन सी बेहतर मजदूरी उन लोगों को मिले। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा वो उपयुक्त सभी होगा, यानी ग्रामीण क्षेत्र का विकास का जो लक्ष्य होता है वो नियमित कार्य भी होता है, उपज की कीमत अच्छी खासी मिले और बेहतर मजदूरी भी उनको मिले, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है। ये प्रश्न कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और बहुत ही अच्छा इसका ये प्रश्न माना जाता है और ये आपके बुक में भी दिया गया है आर्थिक विकास की समझ में, और इसका उत्तर क्या होगा, केरल होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप।
95% के आसपास वहाँ की साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी नेपाल। तो भारत से जो बेहतर है ये आपके बुक में दिया गया है, वो है श्रीलंका, ये ध्यान रखेंगे। ये वाला प्रश्न देखते हैं, ये वाला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी किताब में दिया हुआ है। मान लीजिए एक देश में 4 परिवार हैं। कितने परिवार हैं? 4। इन संख्याओं को ध्यान रखना। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय जो पर कैपिटा इनकम है वो 5000 है। 4 लोग हैं और इन चारों की जो पर कैपिटा इनकम है वो 5000 है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4000, 7000 और 3000 है तो आपको बताना है जो चौथा वाला परिवार है उसकी औसत आय क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल है, हमें 3 का मालूम है, चौथा नहीं मालूम है उसकी क्या है, तो उसको हम x मान लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इन सबको ऐड करेंगे, यानी 4000, 4k प्लस 7k प्लस 3k और प्लस अगला वाला हमें चौथा वाला ज्ञात करना है, हमें नहीं मालूम, हमने x मान लिया। और बताइए ये किसका औसत है? 4 परिवार का, तो अपॉन में 4 लिखेंगे और ध्यान रखिएगा इज इक्वल टू लगा के आपको ये 5000 डालना है, ठीक है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम कितनी है? 5k है। इतना आपको समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे। अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 7 + 3 10 और प्लस 4 14k, यानी 14000 आया और प्लस में x भी रहेगा और अपॉन में कितना रहेगा? अपॉन में 4 परिवार का है तो 4 रहेगा और सामने कितना रहेगा? 5000। इतना आपको समझ में आया। अब इस देखिए 5000 मतलब इसके नीचे 1 है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, कैंची गुणा जो होता है वो आपने सीखा होगा। इसको इससे कर देंगे, इसको इससे कर देंगे। अगर 5000 को 4000 से करेंगे तो 5 चौको 20, 20000 ये आ जाएगा और 1 से अगर इसको करेंगे तो ये 14000 प्लस x एक ही साइड रहेगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 14000 प्लस x इज इक्वल टू 20000, ठीक है। इतना आप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। 20000 हो गया। अब हम x को यहीं पर रोक के रखेंगे और 14000 उधर भेजेंगे। और रूल क्या कहता है मैथमेटिक्स में, इधर अगर कोई चीज़ प्लस में है अगर उधर भेजोगे तो माइनस में हो जाता है। तो 20000 के बाद लिखेंगे माइनस में 14000, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 20000 माइनस 14000, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आई होगी। 14000। अब x की वैल्यू अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6000। और यही आपका जो ऑप्शन 6000 होगा वही सही आंसर होगा। मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में भारत का स्थान कौन सा था? ये प्रश्न पूछा गया था पिछली बार 22-23 वाले में, 21-22 वाले में आई थिंक जब वो जारी किया गया था तब की बात है, ठीक है। 23-24 में कितना है? ऑप्शन ए 122वां, ऑप्शन बी 132वां, ऑप्शन सी 134वां या ऑप्शन डी 150वां। तो इसमें से कौन सा सही है? 134वां। और पिछली बार हम लोग 132वें स्थान पे थे, अब 134वें पे हैं। हमने बहुत तरक्की की है, ठीक है। अगले बार पे देखते हैं। अब हमारी ये स्लाइड्स खत्म हो गई। अब जितने भी हम प्रश्न हैं उसको देख लेते हैं, जितने भी छोटे वाले हैं, बड़े वाले हैं, लॉन्ग वाले हैं, लघु उत्तरी प्रश्न, वो सारे प्रश्न देख लेते हैं एक बार में, ठीक है, ताकि एक भी पॉइंट यहाँ से छूटने ना पाए। 95% से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाए यहाँ से। अब हम प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं, जो अति लघु या लघु या फिर दीर्घ उत्तरी प्रश्न होते हैं वो। सबसे पहला प्रश्न है, हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? इनके प्रयोग करने की क्या कोई सीमाएं हैं? विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो पहला ये देखिए, औसत का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह 2 या अधिक समूहों के बीच तुलना करने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। उदाहरण के लिए, यदि किसी देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित कर दिया जाए तो हमें प्रति व्यक्ति औसत आय प्राप्त होती है, जो देश की आर्थिक स्थिति को समझने में सहायक होती है, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने एक प्रश्न में देखा था, 4 परिवारों की आय दी गई थी और 3 की दी हुई थी, चौथे की हमें निकालना था। तो क्योंकि हमें प्रति व्यक्ति आय ध्यान था तो हमने निकाल लिया था। हालांकि औसत के उपयोग की कुछ सीमाएं भी होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी देश में कुछ अत्यंत गरीब और बहुत गरीब लोग हैं तो औसत आय से यह पता नहीं चलेगा कि धन का वितरण समान है या असमान है। इससे यह गलतफहमी हो सकती है कि सभी नागरिक समान रूप से समृद्ध हैं, जबकि वास्तव में आर्थिक असमानताएं बनी रहती हैं। इसलिए औसत आय को विकास का एकमात्र मापदंड मानना उचित नहीं है। इसका एग्जाम्पल समझिए, भारत इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। भारत में इतने लोग जो हैं गरीब हैं और मुट्ठी भर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं। इनके पास मान लीजिए, हम मान लेते हैं 50 लाख या 500, है ना 500 के, ठीक है, 50 लाख
इनके पास रुपए हैं और इन लोगों के पास 5,000 हैं। आप समझ रहे हैं, इतने लोगों में केवल 5,000 लोग अपने रुपए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनके पास 50 लाख है। तो इतना बड़ा अंतर है। अब जो दोनों का हम एवरेज निकालेंगे तो जो निकल के आएगा हमें लगा कि इन दोनों का एवरेज तो ये है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके पास तो बहुत ज़्यादा कम पैसे हैं और इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा रुपए हैं। ठीक है, तो यही चीज़ कहने का मतलब है कि जो औसत आय होता है, इससे देखकर ये नहीं लगाया जा सकता है कि कोई भी देश कितना अमीर है या सभी लोग वहाँ पर असमानताएं जो हैं वो नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? तो ये दोनों अपना एक मापदंड देते हैं, इस आधार पर वो विकास मापते हैं। ठीक है, तो विश्व बैंक मुख्य रूप से प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों की आर्थिक स्थिति का आकलन करता है। तो जो वर्ल्ड बैंक है वो सीधा कह देता है कि ये अगर प्रति व्यक्ति आय है तो ये वाला देश ऐसा है, अच्छा होगा, इसकी कम है तो ये कम अच्छा नहीं होगा। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था आर्थिक विकास की समझ में, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि केवल जो प्रति व्यक्ति आय है उसके आधार पर आप नहीं कह सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देखना होता है, जैसे किसी देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है, लोगों का रहन सहन कैसा है, ये सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं। जबकि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी केवल आय को ही विकास का पैमाना नहीं मानता है। यूएनडीपी के अनुसार शिक्षा और स्वास्थ्य भी उतने ही महत्वपूर्ण कारक हैं जितनी आय है, यानी कि यूएनडीपी 3 चीज़ों को सम्मिलित कर रहा है, जबकि विश्व बैंक केवल एक, वो भी प्रति व्यक्ति आय, जो कि सही केवल एकमात्र पैमाना नहीं है विकास को मेजर करने का। इसी कारण से मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई में प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ शिक्षा स्वास्थ्य को भी शामिल किया जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखना आप। वर्ल्ड बैंक यानी बैंक से ध्यान कर लो, वो पैसे की केवल बात करता है ना, प्रति व्यक्ति आय, जबकि यूएनडीपी क्या है, वो क्या करता है, शिक्षा को भी सम्मिलित करता है और स्वास्थ्य को भी सम्मिलित करता है। यह तरीका विश्व बैंक के मापदंड से अधिक व्यापक और वास्तविकता के करीब माना जाता है ना। अगला है प्रश्न है, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है? इस मापदंड की अगर कोई सीमा है तो अगर कोई है तो सीमाएं क्या हैं? ठीक है, पहला जो है यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा, सीमाएं क्या है? विश्व बैंक देशों को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वर्गीकृत करता है, जैसे कि हमने अभी बताया था आपको। ठीक है, इसकी सहायता से यह तय किया जाता है कि कोई देश निम्न आय वाला है, मध्यम आय वाला है या उच्च वर्ग आय वाला है। जैसे भारत मध्यम वर्ग में आता है। हालांकि इस मापदंड की कुछ सीमाएं भी हैं। सीमाएं हमने आपको बताया था। सबसे पहला, आय वितरण का अंदाजा नहीं मिलता। दो देशों की प्रति व्यक्ति आय समान हो सकती है, लेकिन धन का वितरण एक समान ना होने के कारण उनमें बड़ा अंतर हो जाता है, जैसे कि भारत के केस में। ठीक है, कई सारे लोग तो बहुत गरीब हैं तो बहुत ही गरीब हैं, और भारत में अमीर है तो बहुत ही अमीर है ना, ये हालत हो गई है। अगला पॉइंट है, अन्य सामाजिक और आर्थिक कारकों की अनदेखी। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, रोजगार की स्थिति, भाई ये भी तो चीजें होती है ना विकास में। आप केवल पैसे के आधार पर कैसे बता सकते हो? तो ये सारी चीजें भी होनी चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि विकास हो रहा है किसी भी देश का, किसी भी व्यक्ति का। अगला पॉइंट है, समग्र विकास का सही प्रतिबिंब नहीं। केवल आय के आधार पर यह नहीं तय किया जा सकता है कि कोई देश अपने नागरिकों को बेहतर जीवन दे पा रहा है या नहीं। ठीक है, तो भारत की अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ती चली जाए, पता चले यहाँ का स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था एकदम डामाडोल है ना, बंजर है, तो फिर कैसे बनेगा? अगला प्रश्न है, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये बताना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, अब अपना भी यूज़ करो, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यूज़ करके रखो, है ना, ऐसी बात जो होती है। धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ है वर्तमान संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना कि भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतें भी पूरी की जा सके। ठीक है, आने वाले जो पीढ़ियाँ लोग हैं उनके लिए भी बचतें कर सकें, इस हिसाब से जो हमारी रिसोर्सेस है उनका यूज़ करना। यह विकास के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना इसके आर्थिक प्रगति अधूरी रह जाती है। अगला पॉइंट है, अगर हम प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करेंगे तो यह भविष्य में जीवन के लिए संकट पैदा कर सकता है। स्वच्छ जल, यह ध्यान रखना, कौन कौन से रिसोर्सेज, जैसे कि स्वच्छ जल हो रहा है, हम उसको ना खराब करें, क्योंकि हमारे आने वाले जो बच्चे होंगे, पीढ़ियाँ होंगी, वो भी तो उनका यूज़ करेंगे, वो कैसे जिंदा रहेंगे। उपजाऊ भूमि, वनों को ना देखभाल करें, बहुत ज़्यादा कटाई ना करें, और खनिजों का संतुलित उपयोग ना केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी आवश्यक है। इसलिए धारणीयता को अपनाने से ही वास्तविक विकास संभव हो सकता है। मैं जल्दी थोड़ा इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि इस समय पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़े काफ़ी प्रश्न इसमें हैं, तो बहुत बड़ी वीडियो भी ना हो, मैं चाहता हूँ आप इसको समझ लेना। एक बार जरूर देख लीजिए, आपको मैं वादा करता हूँ आप सब समझ जाएंगे। ठीक है, अगर पहले से थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो। अगला है प्रश्न, भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, यानी कौन कौन से ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती हैं? भारत में ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे लोग लकड़ी जलाते हैं ना खाना वाना बनाने के लिए या तापने के लिए, गोबर और कोयला मुख्य रूप से इस्तेमाल होते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में एलपीजी है ना और सीएनजी, पेट्रोलियम, डीजल, बिजली, इन सब का उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। हालांकि बिजली का अब ग्रामीण एरिया में भी होने लगा है। अगले 50 वर्षों में ऊर्जा के स्रोतों में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। पहला, जैव ईंधन और सौर ऊर्जा। बढ़ती पर्यावरणीय समस्याओं को देखते हुए भविष्य में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैव ईंधन का अधिक उपयोग हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो पेट्रोल, डीजल है, एलपीजी, ये खत्म हो सकता है, लेकिन जो सौर ऊर्जा होता है, पवन ऊर्जा होता है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो सब खत्म नहीं होती है, उससे हम बार बार पैदा कर सकते हैं। जैव ईंधन हो गया। अगला पॉइंट है, लकड़ी और कोयला का उपयोग कम होगा। वन कटाव, प्रदूषण को रोकने के लिए लकड़ी और कोयला का उपयोग सीमित किया जा सकता है। अगला है विद्युत वाहनों का बढ़ता चलन। ठीक है, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रचलन अधिक हो सकता है। और ये भी आप पॉइंट लगा देंगे कि आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल क्योंकि लिमिटेड है और वो खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए जो इनकी निर्भरता होगी, है ना, क्योंकि हमें ऊर्जा तो चाहिए, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनकी जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ेगी। ठीक है, इसमें विकास भी होगा। अगला पॉइंट है, प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक हरियाणा से ऊंचा है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड नहीं है। राज्यों की तुलना के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? इस पर चर्चा करनी है, आपको बताना है। उत्तर क्या है? केरल और हरियाणा की तुलना को देखें तो पता चलता है कि केवल प्रति व्यक्ति आय से विकास का सही आकलन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसा कि यूएनडीपी भी कहता है, वो स्वास्थ्य को भी लेता है, शिक्षा को लेता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक केवल पर कैपिटा इनकम को देखता है ना। उदाहरण के लिए केरल की शिशु मृत्यु दर हरियाणा से कम है, जिसका अर्थ है कि वहां स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं। कहां की? केरल की। ये पॉइंट क्लियर हो चुका है पहले भी। केरल में शिक्षा दर अधिक है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वहां का सामाजिक विकास भी उच्च स्तर पर है। ठीक है, अगला है, केरल में जीवन प्रत्याशा अधिक है, यानी लोग अधिक स्वस्थ और लंबे जीवन जीते हैं। ठीक है, और जबकि पर कैपिटा इनकम किसकी ज्यादा है? वो हरियाणा की है। इससे स्पष्ट होता है कि केवल आय ही विकास का एकमात्र मापदंड नहीं हो सकती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यह कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रासंगिक है, यानी कैसे सही है, कैसे ठीक बैठता है, चर्चा कीजिए। और ये पॉइंट किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था। ये पॉइंट आगे दिया हुआ है, काफी अच्छा ये पॉइंट है। यह प्रसिद्ध कथन महात्मा गांधी द्वारा दिया गया है और यह धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि प्रकृति सभी लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति असीमित रूप से संसाधनों को दोहन करने लगे तो वे समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, अगला है, इसका विकास से संबंध क्या है? पहला, संसाधनों का असमान वितरण। कुछ देशों और उद्योगपतियों द्वारा अत्यधिक दोहन के कारण गरीब देशों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं बचते हैं। ऐसा हमें देखने को मिलता है भारत में भी। अमीर लोगों के पास खूब संसाधन हैं, उड़ा रहे हैं, है ना, और रखे हैं, सड़ रहे हैं, उनका कोई यूज भी नहीं है, फिर भी सरकार उसको उठा के लोगों को कुछ ना कुछ नहीं देती है। ठीक है, जिससे उसका काम चल सके, जो गरीब हैं या जो मिडिल क्लास हैं। और भी टैक्स लगाई जा रही है, पता नहीं क्या करना चाहती है भारत देश की सरकार। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, पर्यावरणीय असंतुलन। अत्यधिक औद्योगिकरण, जंगलों की कटाई और जल संसाधनों के शोषण से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। यही जो महात्मा गांधी जी ने कहा था। क्या कहा था? धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए नहीं है। लालच में लोग क्या करते हैं? पैसा कमाने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं ना। अगला है, भविष्य के लिए खतरा। अगर संसाधनों का अनियंत्रित दोहन जारी रहा तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर संकटों का सामना करना पड़ सकता है, और इससे पीड़ित कौन होगा? गरीब, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, यही होंगे। ठीक है, भुखमरे। इसलिए हमें संसाधनों के संतुलित उपयोग और धारणीय विकास की दिशा में काम करना चाहिए, ताकि सभी को उनकी जरूरतों के अनुसार संसाधन मिल सके, ना कि किसी एक व्यक्ति या वर्ग के लालच के कारण पूरी पृथ्वी पर संकट आ जाए। ठीक है, जैसे कि एलोन मस्क लोग कर रहे हैं, अब पता नहीं क्या कर रहे हैं, हम नहीं जानते हैं। भारत में भी ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, राष्ट्रीय आय को परिभाषित करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है। किसी देश में एक वित्तीय वर्ष, ध्यान रखना, एक वित्तीय वर्ष, किसी देश यानी कि एक सीमा, एक बाउंड्री की बात की गई है। किसी देश में एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो बाजार मूल्य होता है, उसका कुल कर देने से हमें राष्ट्रीय आय मिल जाती है। ठीक है, 2 बार पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। अगला है, मानव विकास सूचकांक क्या है? यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित एक सूचकांक है, इंडेक्स है, जिसका उपयोग विभिन्न देशों की सामाजिक, ध्यान रखना, सामाजिक और आर्थिक प्रगति की तुलना करने के लिए किया जाता है। यूएनडीपी, है ना, जो पर कैपिटा इनकम को भी लेता है, स्वास्थ्य को लेता है, शिक्षा को लेता है, उस आधार पर बताता है कि कोई भी देश कितना विकसित है सामाजिक और आर्थिक आधार पर।
अगला पॉइंट है सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। ठीक है, प्रश्न है यह एक सरकारी प्रणाली है जिसके अंतर्गत उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से गरीबों को राशन व अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं। पॉइंट एक बार और पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट है सामान्यतः विभिन्न देशों की तुलना किस आधार पर की जाती है। आमतौर पर देशों की तुलना उनकी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम के आधार पर। अगला है मानव विकास सूचकांक के किन्हीं दो सूचकों के नाम बताइए। तो कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य सूचकांक और शिक्षा स्तर। अगला पॉइंट है जन सुविधाओं का क्या अर्थ है? वे बुनियादी सुविधाएं जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने में आवश्यक होती हैं, सहायक होती हैं, जैसे पेयजल, पानी पीने वाला, ठीक है, स्वच्छता हो, परिवहन हो, स्वास्थ्य हो, ये सब क्या होती हैं? जन सुविधाएं होती हैं। अगला है साक्षरता दर का क्या अभिप्राय है? किसी देश या क्षेत्र में एरिया की बात कर रहा है, ध्यान रखना, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में पढ़ने लिखने में सक्षम जनसंख्या का जो प्रतिशत होता है उसको ही बोलते हैं साक्षरता दर। ध्यान रखना 7 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। यानी मान लीजिए मेरे घर पे एक ऐसा बच्चा है जो 6 साल का है, वो इंग्लिश भी पढ़ लेता है, हिंदी भी पढ़ लेता है, दोनों चीज़ लिख भी लेता है, लेकिन अभी भी वो लिटरेट नहीं होगा क्योंकि उसकी एज 7 साल नहीं है। इस पॉइंट को समझिए, ठीक है, वहाँ पर पूछ सकता है, घुमा सकता है आपको, है ना, शेयर करा सकता है। अगला है प्रश्न आर्थिक विकास का क्या अभिप्राय है? आर्थिक विकास का तात्पर्य व्यक्ति व समाज के जीवन स्तर में सुधार और समग्र उत्पादन व आय में वृद्धि करना है। ठीक है, गरीबी दूर हो, आपकी सुविधाएं बढ़ें, रोजगार बढ़े, आपकी जो सैलरी है वो बढ़े, है ना, और जो प्रदूषण होता है वो हवा ना खानी पड़े, ऐसा होता है। ये सब यही आर्थिक विकास में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अनवीनीकरण संसाधनों का उचित उपयोग क्यों जरूरी है? उत्तर क्योंकि ये सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और इनका पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता है। अनवीनीकरण बोल रहा है, ठीक है, इसलिए इनका सावधानी पूर्वक उपयोग आवश्यक है। अगला प्रश्न है विकास की धारणीयता का क्या तात्पर्य है ना? तो ये प्रश्न देख लेते हैं। विकास की धारणीयता का अर्थ है वर्तमान संसाधनों का ऐसा उपयोग करना कि भविष्य की पीढ़ियां भी उनका लाभ उठा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही होता है कि हम इस प्रकार से यूज करें, नाश ना करें किसी भी चीज़ को, ठीक है, जैसे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी उसका यूज कर सके। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो दर्द दर्द की ठोकरें खाएं, मरते घूमें, है ना, ऐसा ना हो। अगला पॉइंट है क्या सिर्फ औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही है? तो हम लोगों ने बात कर चुके हैं अभी इसी पर। ठीक है, नहीं, क्योंकि औसत आय मतलब पर कैपिटा इनकम, वही, ठीक है, नहीं, क्योंकि औसत आय से आय असमानता और जीवन की गुणवत्ता का पता नहीं चलता है। ठीक है, अगले भारत में राज्यों की तुलना करने के कोई 2 आधार बताइए। तो कौन से 2 आधार हो सकते हैं? प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर। अगला पॉइंट है विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट में देशों के वर्गीकरण है तो किस मापदंड का प्रयोग किया जाता है? तो देशों को वर्गीकृत करने के लिए विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करता है। ये पॉइंट हम लोग बात कर चुके हैं क्योंकि यहाँ विश्व बैंक की बात हो रही है। बैंक पैसे की बात करेगा तो प्रति व्यक्ति आय आप ध्यान रखेंगे बस। अगला है जीवन प्रत्याशा से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है? किसी व्यक्ति के जन्म के समय औसत रूप से जितने वर्षों तक जीवित रहने की संभावना होती है, प्रत्याशा का मतलब संभावना रहती है, कितनी आशा है, कितना जिंदा रहेगा, उसे जीवन प्रत्याशा कहते हैं। ठीक है, और तब ये ज़्यादा किस केस में होता है? जब विकास होता है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होती है, शिक्षा अच्छी होती है, तब ये प्रत्याशा जो होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, है ना, ये बढ़ती है। ठीक है, अगला पॉइंट है निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। पहला शिशु मृत्यु दर, ये पॉइंट आपकी बुक में दिया गया है, प्रश्न भी पूछा गया है, इस पर ध्यान रखिएगा। यह प्रति 1000 जीवित जन्मों में से 1 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले मर जाने वाले शिशुओं की संख्या को दर्शाता है। और साक्षरता दर क्या होता है? अभी हम बात कर चुके हैं। 7 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के पढ़ने लिखने के सक्षम होने के प्रतिशत जो होता है उसको साक्षरता दर बोलते हैं। और ये पॉइंट हम बता चुके हैं। अगर कोई बच्चा 6 साल का है, जैसे मेरे वहाँ भी एक लड़का है, ठीक है, वो 6 साल का है, लेकिन वो पढ़ सब कुछ लेता है, लिख लेता है, समझ लेता है, ठीक है, हर चीज़ कर लेता है, लेकिन वो अभी साक्षर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो 7 साल का नहीं हुआ है। अगला पॉइंट है निवल उपस्थिति अनुपात क्या है, ये बताना है आपको। तो 6 से 14 वर्ष के स्कूली बच्चों की संख्या को उसी आय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या से भाग देकर निकाला गया जो प्रतिशत निवल उपस्थित अनुपात दर्शाता है। विकास की धारणीयता से क्या मतलब है, ये हम देख चुके हैं। जल के उदाहरण की मदद से समझाइए। धारणीय विकास का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी वे उपलब्ध रहें। जैसे यदि हम भूमिगत जल का अति दोहन करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को पानी की समस्या हो सकती है, इसलिए हमें खराब नहीं करना है। ठीक है, इसलिए जल संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला प्रश्न है आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है? यानी अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना है, गरीबी भगाना है,
रोजगार पाना है, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब अच्छा होना है, तो साक्षरता क्यों जरूरी है ये बताना है। पहला पॉइंट, साक्षरता लोगों को ज्ञान व कौशल प्रदान करती है, यह रोजगार के नए अवसर सृजित करती है, तकनीक विकास को अपनाने की क्षमता बढ़ाती है, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक करती है। ठीक है, अगला पॉइंट है जन सुविधाओं का क्या अर्थ है, ये क्यों महत्वपूर्ण है। भारत में जन सुविधाओं के नाम लिखिए, है ना, ये पॉइंट अब अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। वहीं जन सुविधाएं ना, स्वच्छ जल, स्वास्थ्य सेवाएं, सड़कें, स्कूल, है ना, परिवहन की अच्छी व्यवस्था हो, ये सब क्या होती हैं, जन सुविधाएं होती है। अगला है विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं और कभी कभी ये परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ये पूरी पुस्तक में आपको ये पॉइंट दिया गया है, ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है। विकास के लक्ष्य व्यक्ति व समूह के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, जैसे किसी नदी पर बांध बनाना उद्योगपतियों के लिए लाभकारी हो सकता है, यानी कि एक मान लीजिए गांव वाला एरिया है और एक इंडस्ट्रियलिस्ट आता है प्यारा प्यारा सा, ठीक है, हालांकि लैंड से बड़ी हमने इंडस्ट्रियलिस्ट बना दिया है, कोई बात नहीं, और यहाँ पर डैम बनाना चाहता है और यहाँ पर लोग आदिवासी रहते हैं, कोई लोग रहते हैं। अब बेचारे उनके लिए तो ये विकास थोड़ी होगा, इस आदमी के लिए विकास है, कुछ लोगों के लिए, इनके लिए विकास नहीं होगा, तो परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं विकास। ठीक है, एक लोगों के लिए विकास, वही विकास दूसरे लोगों के लिए विनाश भी हो सकता है, ये पॉइंट लिखा है आपके किताब में। विकास के लक्ष्य व्यक्ति व समूह के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, जैसे किसी नदी पर बांध बनाना उद्योगपतियों के लिए लाभकारी हो सकता है, लेकिन इससे किसानों को विस्थापन झेलना पड़ सकता है। ठीक है, भारत को विकसित देश बनाने के लिए क्या करना चाहिए। अब ये बहुत ही ऐसा प्रश्न होता है ना कि अपने विवेक के अनुसार आपको उत्तर देना है। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय लागू करना चाहिए, शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना चाहिए, रोजगार बढ़ाना चाहिए, बेरोजगारी में कमी करनी चाहिए, है ना, टैक्स के हिसाब से लगाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। आय की असमानता को कम करने का उपाय करना चाहिए। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास की धारणा के अंतर्गत किन तथ्यों पर विचार किया जाता है। राष्ट्रीय विकास में यह देखा जाता है कि सभी को समान अवसर मिले, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो, जो कि भारत में नहीं हो रहा है, बहुत सारे देशों में नहीं हो रहा है, और देश में सतत विकास हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। अगला प्रश्न है मध्य पूर्व के देशों के प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के बावजूद भी उन्हें विकसित क्यों नहीं माना जाता है। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव है, वहां पर महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, इसलिए वहां विकसित थोड़ी होंगे। भाई भेदभाव भी तो नहीं होना चाहिए, ये भी तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, भौतिक नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण तो है ना। साक्षरता दर कम होना चाहिए, स्वास्थ्य सेवाओं कम होना, वहां पर ऐसे ही रीजन है, स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर कम होना, ये पॉइंट अपने आप से बना के लिख सकते हैं वहां पर। अगला पॉइंट है, प्रश्न है औसत आय किस प्रकार ज्ञात की जाती है। मानव विकास सूचकांक के प्रमुख घटक बताने हैं आपको। तो औसत आय क्या होती है, औसत आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय। मान लीजिए पूरे देश की आय 50 है, ठीक है, और जनसंख्या 2 है, तो अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो 25 आएगा, यही औसत आय होती है, पर कैपिटल इनकम होती है। यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से देखिए, एमसीक्यू में दे सकता है। पहला पॉइंट, मानव विकास सूचकांक के घटक कौन कौन से हैं। शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय, इस पर हम बात कर चुके कई बार। ये किसका है, यूएनडीपी का, यूएनडीपी। और वर्ल्ड बैंक किसको मानता है, केवल इसको मानता है, ठीक है, विश्व बैंक इसको मानता है। अगला पॉइंट है पर्यावरण में गिरावट के कुछ उदाहरण दीजिए, जैसे खुले में कचरा फेंकना, नदियों और जल स्रोतों का प्रदूषण और जंगलों की अंधाधुंध कटाई होना, ये सब किसके हैं, पर्यावरण गिरावट के उदाहरण हैं। अगला पॉइंट है विकास के विभिन्न पहलू कौन कौन से हैं। विकास के अलग अलग पहलू होते हैं, जैसे आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और पर्यावरणीय विकास। ये ध्यान रखना, पहलू पूछ रहा है तो विकास तो वो आर्थिक भी हो सकता है, विकास सामाजिक भी हो सकता है, विकास राजनीतिक भी हो सकता है, विकास तकनीकी वाला भी हो सकता है, और विकास पर्यावरणीय विकास भी हो सकता है। ठीक है, अगला है विकास में शिक्षा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा व्यक्ति की क्षमता को बढ़ाती है, नए अवसरों को जन्म देती है और आर्थिक व सामाजिक विकास में योगदान देती है। अगला प्रश्न है सार्वजनिक सुविधाओं से क्या अभिप्राय है। सार्वजनिक सुविधाओं का क्या महत्व है, ये भी आपको बताना है, यानी सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं, इस पर अभी हम बात कर चुके हैं। अगर वो पॉइंट आप समझ गए होंगे ना, अपने आप से बना के पूरा उत्तर लिख देंगे। सार्वजनिक सुविधाएं वे आवश्यक सेवाएं होती हैं जिन्हें व्यक्ति अकेले अपने साधनों से प्राप्त नहीं कर सकता, जैसे स्वच्छ जल हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सब लोगों को भाई करने की जरूरत है ना। सार्वजनिक परिवहन हो गया, इन सुविधाओं को सरकार समाज के सभी वर्गों को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराती है, ताकि लोगों का जो जीवन स्तर है वो बेहतर हो सके, अच्छा हो सके। ठीक है, सार्वजनिक सुविधाओं का महत्व क्या है, यह समाज के सभी लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराती है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में सहायक होती है, निर्धनता और कमजोर वर्गों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होती है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन जैसे क्षेत्रों में विकास होता है। यह देश की आर्थिक प्रगति में सहायक होती है। ठीक है, इससे सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, बेहतर सार्वजनिक सुविधाओं से मानव संसाधन का विकास होता है। मानव संसाधन मतलब हम लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है जो महिलाएं वेतन भोगी कार्य करती हैं वह एक ऐसे लोगों का उदाहरण है जो मिले जुले लक्ष्यों को पूरा करते हैं। इस कथन को विश्लेषण करना है।
तो ये देखेंगे वेतनभोगी महिलाओं का समाज में महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि वे एक साथ व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करती हैं। समाज में भी जो अच्छा अपना रोल प्ले कर रही हैं, पारिवारिक भी और व्यक्तिगत तौर पर भी अपना हिस्सा दे रही हैं। वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सकती हैं। उनका सम्मान एवं सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ती है। कार्यस्थल पर उनकी भागीदारी से समाज में लैंगिक समानता को, जेंडर जो इक्वालिटी होती है, उसको बढ़ावा मिलता है। एक सुरक्षित और सहयोगी कार्य वातावरण से अधिक महिलाएं कार्य क्षेत्र में आगे आ सकती हैं। इससे परिवार और समाज दोनों का विकास होता है। परिवार का क्यों? क्योंकि महिला काम कर रही है, पैसे लेकर आएगी तो अपने घर के लिए भी कुछ करेगी। और समाज का क्यों? क्योंकि महिला आगे आ रही हैं तो जेंडर इक्वालिटी होगी और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, अगला है जो नेशनल इनकम होती है उसमें भी योगदान देगी। ठीक है, वो अगला प्रश्न है शरीर द्रव्यमान सूचकांक BMI क्या होता है, इसकी गणना कैसे की जाती है? शरीर द्रव्यमान सूचकांक BMI किसी व्यक्ति के शरीर के भार और ऊंचाई के अनुपात को दर्शाने वाला एक वैज्ञानिक तरीका है जिससे यह जाना जाता है कि व्यक्ति का वजन सामान्य है, कम है या अधिक है। गणना का तरीका क्या होता है? व्यक्ति के वजन यानी किलोग्राम में को उसकी ऊंचाई के वर्ग से भाग दिया जाता है। सूत्र क्या है? BMI = वजन यानी केजी में और बटे m × ऊंचाई। ठीक है, ये चीज कर देना है, ऊंचाई इंटू ऊंचाई। प्राप्त परिणाम के आधार पर व्यक्ति का स्वास्थ्य स्तर निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति का वजन 70 किलोग्राम है और ऊंचाई 1.75 मीटर हो तो उसका BMI क्या होगा? BMI = 70 लिखेंगे, बटे में 1.75 × 1.75 बराबर 22.86। इस प्रकार यदि BMI 18.5 से कम है तो व्यक्ति कम वजन का होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक है तो बीच अधिक होगा और 30 से ऊपर मोटापा माना जाएगा। अगला पॉइंट है शिक्षा के स्तर के आधार पर दो राज्यों की तुलना के लिए श्रेष्ठ मापदंड क्या होना चाहिए, समझाइए। उत्तर क्या है? शिक्षा के स्तर के आधार पर दो राज्यों की तुलना के लिए सबसे अच्छा मापदंड मानव विकास सूचकांक यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। यह केवल आय पर निर्भर नहीं करता बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी निर्भर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, प्रश्न काफी अच्छा है। ठीक है, HDI के प्रमुख घटक स्वास्थ्य, जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा के आधार पर आंका जाता है। शिक्षा, साक्षरता दर और स्कूलों में उपस्थिति अनुपात के आधार पर मापा जाता है। कितने लोग एनरोलमेंट हो रहे हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं, ये सब देखा जाता है। और आय देखी जाती है, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। हालांकि बीच में कुछ रुका था, ठीक, उसके बाद 23-24 की फिर से आई है, जिसमें देशों की तुलना इन 3 मापदंडों पर की जाती है। पहला, शिक्षा की भूमिका। अधिक शिक्षित समाज का आर्थिक और सामाजिक विकास तेजी से होता है। लोग नए कौशल सीखकर रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इससे स्वास्थ्य सेवाओं की समझ बढ़ती है, जिससे जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है। जागरूकता बढ़ने से महिलाओं को अधिक अधिकार और स्वतंत्रता मिलती है। इसलिए केवल आय की तुलना करने की बजाय शिक्षा और स्वास्थ्य के आधार पर राज्यों का मूल्यांकन करना अधिक प्रभावी रहेगा। कहने का मतलब है कि केवल पर कैपिटा इनकम मत देखो, शिक्षा और स्वास्थ्य को भी इंक्लूड करें, इन तीनों चीजों को देखो, तब अच्छे से आर्थिक विकास की समझ होगी। अगला प्रश्न है वर्ष 2017 के लिए विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के मुख्य बिंदु बताइए। हालांकि प्रश्न पुराना है, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन अगर आप एक बार देख लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, हम आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद प्रश्न है विकास की धारणीयता से क्या अभिप्राय है? इसकी 4 विशेषताओं का उल्लेख भी करना है। विकास की धारणीयता का अर्थ है ऐसा विकास करना जो वर्तमान और भविष्य दोनों पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके बिना प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन किए हुए। ठीक है, विकास की धारणीयता की 4 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, संसाधनों का संतुलित उपयोग करना। ठीक है, दूसरा, नवीकरणीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, जो नई है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ताकि जो हमारे सीमित संसाधन है वो जल्दी खत्म ना हो। ठीक है, उनका दोहन कम से कम हो सके। तीसरा पॉइंट, वैकल्पिक संसाधनों का विकास, जैसे पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक जो वाहन है ना, EVs है ना, उनका यूज करना, जैव ईंधन का उपयोग बढ़ावा देना। ठीक, अगला है पुनः उपयोग और चक्रण को बढ़ावा देना, है ना, रिसाइकल, रीयूज, ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इसको करना। अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण की प्रक्रिया अपनाकर प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ठीक है, यदि हम विकास की धारणीयता को अपनाते हैं तो न केवल हमारी वर्तमान जरूरतें पूरी होंगी बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी बेहतर जीवन जी सकेंगी। तो ये पूरा खत्म होता है पहला जो विकास वाला चैप्टर है, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का आर्थिक विकास की समझ का। मैं आशा करता हूँ ये पॉइंट काफ़ी अच्छी तरीके से आपको क्लियर हुए होंगे और ये बहुत मदद करेंगे आपको। एक बार अगर समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको फिर से एक बार देख लेना।